नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और आज आज अपने डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज के डिस्कशन के जितने भी आर्टिकल होंगे जो कि हमारे एग्जाम के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिन पे हमें आज डिस्कशन करना है और उनकी एनालिसिस करनी है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारे हिंदू की द हिंदू के आर्टिकल होंगे, वो पहला टॉपिक उसमें होगा व्हाई अ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ, जो कि आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमारे एग्जाम के पॉलिटी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से। इसको हमें डिस्कस करना है, इसके बारे में एनालिसिस करनी है। सेकंड हमारा आर्टिकल है रोड आरहीनो, जो कि इस समय असम में बाढ़ आई हुई है, तो उससे वहाँ के जो एनिमल्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब बातों पर चर्चा। और फाइनली हम बात करेंगे द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि आज के हमारे द हिंदू पेपर में ही पेपर से ही लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जिनमें आज का हमारा पहला आर्टिकल होगा सेपरेट लॉ ऑफ एंड एंटी टॉर्चर लॉ। तो इसको आप बिल्कुल बेहद ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल है आपके लिए मतलब कि बेहतरीन, मतलब कि क्वेश्चन फिलहाल जो कई केसेस देखने को मिले हैं पुलिसिंग सिस्टम में रिफॉर्म से लेके बाकी जो टॉर्चर का सिस्टम है, जो अन्य केसेस देखने को मिले हैं, उन सब से अगर बात करें, इसको रिलेट करें, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस प्रकार ये हमारे परीक्षा में पूछने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल को। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है वाई सेपरेट लॉ, सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ की कह रहा है कि क्यों एंटी जो भी टॉर्चर्स हो रहे हैं बाई पुलिसिंग, उसके लिए क्यों एक एंटी टॉर्चर लॉ होनी चाहिए, उसके क्या क्या मतलब न होने से कमियां क्या दिख रही हैं, और उसके होने से क्या क्या हमारे जो भी लॉ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि बात करें इसके पहले आर्टिकल की, पहले स्टेटमेंट की, तो वो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले आर्टिकल में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि टॉर्चर इज़ नॉट डिफाइंड इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी में, बट डिफिनेशन ऑफ हर्ट एंड क्लियरली लेट डाउन। बात कर रहे हैं कि यानी इस स्टेटमेंट की करें कि टार्चर जो भी होते हैं उसको अभी भी किसी प्रकार से हमारे आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड है, उसके द्वारा डिफाइन नहीं है कि क्या किस प्रकार का टार्चर का क्या फॉर्म होना चाहिए और किस प्रकार का टार्चर होना चाहिए। लेकिन जो इसकी डिफिनेशन है वो हर्ट और ग्रेवियस हर्ट जो है, ग्रेवियस हर्ट, इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए जो कोर्ट के द्वारा अनेक प्रकार के जो कष्टदायक ढंग से दुखदायी चोट के तहत जो भी डिसीजन दिए गए, उन सभी के अंतर्गत इसकी कहीं कहीं थोड़ी मोड़ी डिफिनेशन क्लियर हो जाती है। मतलब कि हम क्या बात कर रहे हैं कि यदि हम बात करें, ये जो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली लिया गया है उन सभी केसेस को इन्वॉल्व करके जो हाल ही में घटे। जैसे कि अगर बात करें तमिलनाडु का जो बेनिक्स केस था, तो यदि हम बात करें ये जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, और इसमें जो बात करें कि जो इस आर्टिकल में बेसिकली इसी बात की चर्चा होगी कि हमारे और गवर्नमेंट के पास, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, किसके लिए, टार्चर को रोकने के लिए, और इस प्रोसेस पर फोकस भी होना चाहिए। और बात आईपीसी की बात करें, तो जैसा कि हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि उसमें भी टॉर्चर किसी भी तरह डिफाइन नहीं है कि टॉर्चर किस फॉर्म का होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जो ग्रीवियस लिखा हुआ है, ग्रीवियस मतलब होता है कि कष्टदायक है, दुखदायी चोट। तो हर्ट हर्ट मतलब आप चोट जानते होंगे, यानी कि, लेकिन जो ये दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, हर्ट हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट जो है, ये दो चीज़ें डिफाइन है किसके द्वारा, हमारे इंडियन पेनल कोड के द्वारा। किसी तरह मतलब कि उनकी निर्णय को, डिसीजन को देखने के बाद ये चीज़ें, दो चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिफाइन हो जाती हैं, उसको क्लियर हो जाता है। मतलब की बात करें कि इन सभी के अंदर यदि हम बात करें इंडियन कोड की, तो उसमें किसी भी प्रकार से टॉर्चर को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन इन सभी के अंदर यदि हम बात करें इंडियन कोड की, तो उसने अपने अलग अलग जजमेंट में जो भी डिसीजन दिए हैं, कि जो भी डिसीजन दिए हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल टॉर्चर हो, मतलब कि अगर देखिए कि इसके अगले स्टेटमेंट को, डज नॉट इंक्लूड द मेंटल टॉर्चर, इंडियन कोर्ट हैड इंक्लूड द साइको टॉर्चर, साइकिक टॉर्चर, इन्वायरमेंटल कोर्सन एंड टायरिंग इंट्रोगेटिव प्रॉक्सिलिटी एंड ओवरवियरिंग एंड इंटीमिडेटरी मेथड्स अमॉन्ग अदर इन द एम्बिट ऑफ टॉर्चर। मतलब कि देखिए, पहली बात, कोरिशन में होता है, आप समझ रहे होंगे, कोरिशन में होता है बलात्कार या फिर से रेप, और टायरिंग में होता है थकाऊ या फिर थकाट, और प्रॉक्सिलिटी मतलब होता है कोई भी षड्यंत्र हो, प्रपंच हो, कोई भी चीज़ हो। और वॉलंटरी मतलब होता है आपका, आप देख पा रहे होंगे कि वॉलंटरी मतलब होता है जैसे कि स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, क्या होता है, अपनी इच्छा से। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इंडियन कोर्ट ने किसी भी प्रकार से टॉर्चर को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन दो अलग अलग प्रोसेस हैं, हर्ट और जो ग्रीवियस हर्ट है, इन दोनों को किसी न किसी तरह उसके डिसीजन में देखने को मिल गया है। लेकिन फिर भी हमारा जो इंडिया पेनल कोड कहता है
कि चाहे वो किसी भी प्रकार का मतलब कि जजमेंट अलग अलग जजमेंट में यही कहा कि टार्चर तो हो सकते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कहा कि टार्चर हो सकते हैं कि टार्चर का क्या फॉर्म है, लेकिन वो किसी भी प्रकार जो भी टार्चर है वो ना ही वो किसी भी प्रकार से मेंटली टॉर्चर नहीं होनी चाहिए, वो किसी प्रकार से मेंटली टॉर्चर नहीं होनी चाहिए। तो आगे यदि हम बात करें, लिखा है कि द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैड लेड डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग ऑटोस्पी अंडर द आइज ऑफ कैमरा। अब इसके लिए जो भी टार्चर होते हैं उनके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट जो NHRC है, जो हमारी NHRC है, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स जो नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, इसने क्या किया है कि जो भी कस्टोडियल डेथ अगर किसी को हो रही है, जैसा कि आप बेनिक्स वाला केस देख सकते हैं, जयराज बेनिक केस जो था, तो यदि किसी भी व्यक्ति किसी भी पर्सन की अगर कस्टोडियल डेथ होती है, तो कस्टोडियल डेथ के बाद किसी की भी यदि कस्टोडियल डेथ होती है, तो जब उसका पोस्टमार्टम होगा, यानी कि जो ऑटोप्सी मतलब होता है कि जो उसका शव परीक्षण होता है, जो उसका पोस्टमार्टम होगा, तो अंडर द आइज ऑफ कैमरा वो पूरा जो पोस्टमार्टम होगा वो कैमरा की निगरानी होगा, जिससे कि ये ना हो कि किसी प्रकार के सबूत को इधर उधर या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन कर दिया जा सके या किसी भी प्रकार से उसमें कोई चेंजिंग हो सके। ये किसने कहा है? NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कहा है कि यदि किसी भी पर्सन को भी ऐसा केस मिलता है जिसमें कि किसी व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ होती है, तो उस व्यक्ति की जो पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम को पूरी तरह कैमरा की निगरानी में किया जाएगा, ताकि उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ या सबूत को इधर उधर न किया जा सके। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि इसने भी इसके अंतर्गत कई कई डिसीजन भी आपका देखे होंगे, पढ़े होंगे पिछले सेशंस के अंतर्गत, कि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक प्रकार के जजमेंट दिए हुए हैं कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द इन्वॉल्विंग ज्यूरिस प्रूडेंस ऑन कस्टोडियल टॉर्चर। तो जैसे कि अगर इसकी उदाहरण की बात करें कि जो ज्यूरिस प्रूडेंस होता है, उसका मतलब होता है न्याय शास्त्र, जो हमारा न्याय शास्त्र है, यानी कि बात करें इस स्टेटमेंट की, तो जो DK बसु वर्सेस जो वेस्ट बंगाल के केस में जो भी कस्टोडियल टॉर्चर हुआ था, उसको कोर्ट ने भी हाईलाइट किया था, हाईलाइट कोर्ट द्वारा उसको किया गया था, और उसके लिए जो सर्टेन गाइडलाइन भी लेट डाउन अर्थात निर्धारित की गई थी कि जब वो ये केस देखने को मिला था, DK बसु वाला केस था, तो उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑनरेबल हमारे कोर्ट ने उसके लिए मतलब कि उसको हाईलाइट उस मैटर करते हुए उसको उसके लिए एक सर्टेन गाइडलाइन भी डिसाइड की थी। यदि हम बात करें अगली, द कोर्ट डिसीजन इन नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा मेड श्योर द स्टेट वुड लॉन्गर स्केप लाइबिलिटी इन पब्लिक लॉ एंड हेड टू कंपेल टू पे कंपनसेशन। यानी जैसे हमने पढ़ा कि जो ये DK बसु वाला केस था, उसके बाद फिर क्या केस है, एक नीलावती बेहरा जो वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस था, इसके अंदर बात करें कि, और यहाँ पे जो नीलावती केस मतलब कि बेहरा के केस की बात हो रही है, उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा था कि इस प्रकार का केस देखने को मिलता है, तो उसमें जो भी मतलब कि जैसे कि कोई कस्टोडियल डेथ होती है या कोई भी टॉर्चर होता है, तो उसमें जो भी लॉस होगा उसके लिए जो कंपनसेशन भी करना होगा, उसके लिए जो भी भुगतान होगा वो करना पड़ेगा, अगर किसी भी चीज़ की अगर लॉस हो रही हो। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया। दो केस है उसकी बात करें कि DK बसु केस और नीलावती बेहरा केस, ये दो की पॉइंट आप याद रख सकते हैं अपने लिखते समय, दो बातों का मतलब जिक्र कर सकते हैं कि नीलावती केस और DK बसु केस में कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया है कि किसी प्रकार का अगर टॉर्चर होता है जो मतलब कि किसी कंडीशन में, तो उसके लिए कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट लिखा है कि सिमिलरली द कोर्ट हैज हेल्ड इन मेनी केसेस दैट पुलिसमैन फाउंड गिल्टी इन कस्टोडियल डेथ शुड बी गिवन द डेथ पेनल्टी। यानी कि तथा यह भी देखा जा सकता है कि कोर्ट ने यह भी कई 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 ऐसे केसेस हैं कि जो इन्वॉल्व हैं, किसी पर्सन के द्वारा इन्वॉल्व करके उसमें मतलब कि उस केस को अंजाम दिया गया। तो इस प्रकार की अगर कस्टोडियल डेथ होती है जिसमें किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया जा रहा है, तो उस टार्चर में और उसकी जो डेथ में है उसको लिए पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। मतलब कि यह देखा जा सकता है कि कोर्ट ने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं और डिसीजन दिए हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस प्रकार के कस्टोडियल डेथ में और टॉर्चर में, तो उनको इसकी डेथ की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसके लिए इसको क्या करनी पड़ती है, पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। और बात करें अगर अगले स्टेटमेंट की इस आर्टिकल के, तो लिखा है कि 262 यानी कि 262 जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है उसने रिकमेंड किया है, इस रिपोर्ट ने जो हमारी 262 लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसने रिकमेंड किया हुआ है कि डेथ पेनाल्टी बी अबोलिश्ड एक्सेप्ट इन केस इन टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस।
यानी कि अगर हम बात करें 262 का जो हमारा लॉ कमीशन रिपोर्ट है, ये जो हमारी लॉ कमीशन रिपोर्ट है उसने भी यह हाईलाइट किया है कि हम डेथ पेनल्टी की तरफ नहीं जा सकते, हम डेथ पेनल्टी की तरफ नहीं जा सकते हैं। सिर्फ टेरर रिलेटेड अगर केस हैं तो उनमें ये अप्लीकेबल हो सकता है। ये बातें किसने कहा है कि हमारे लॉ कमीशन रिपोर्ट के अंतर्गत 262वीं जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ये कहा है कि हम इस कंडीशन में या फिर जो भी अभी बात ऊपर की गई इस कंडीशन में हम किसी भी प्रकार की पेनाल्टी डेथ पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन सिवाय अगर कोई भी टेररिस्ट से रिलेटेड कोई केस है तो उसमें ये शायद अप्लीकेबल हो सकता है। और यदि बात करें अगले स्टेटमेंट की, अगले आर्टिकल की, अगले स्टेटमेंट की, तो उसमें लिखा है कि इन 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिटेड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वाज सीरियसली considering the 273rd report of the law commissions that recommended ratification of UN Convention against torture and other cruel, inhumane or degrading the treatment CAT। यानी कि अब देखिए हमने हमने 262 के अलावा पढ़ा, 262 जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ये कहा गया कि किसी भी प्रकार की डेथ पेनाल्टी को दिया नहीं जा सकता है सिवाय किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंतर्गत। अगर बात करें अगले पॉइंट की तो उसमें लिखा है 273 जो हमारी लॉ कमीशन रिपोर्ट है, जो 273वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट जो हमारी है उसके अंतर्गत भी कुछ कहा गया। यानी 273वीं में ये कहा जा रहा है कि जो 273 रिपोर्ट है लॉ कमीशन की उसमें इंडिया ने साइन तो यूएन के द्वारा जो भी रूल बने हैं लॉ ऑफ एंटी टॉर्चर लॉ के अंतर्गत में इंडिया ने उस पर साइन तो कर दिया है, लेकिन ये अभी तक रेटिफाइड नहीं किया गया है। रेटिफाइड का मतलब आप समझ सकते हैं कि रेटिफाइड मतलब होता है कि उसकी पुष्टि नहीं की गई है, उसको लागू नहीं किया गया है। यानी उसने एंटी टॉर्चर लॉ पर साइन तो कर दिया है लेकिन उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है हमारे कंट्री में किसी भी प्रकार की। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो एंटी टॉर्चर लॉ है वो हमारे कंट्री में अभी तक कोई लॉ लागू नहीं है इसके लिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमें एक सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ की ज़रूरत है, हमें एक एंटी टॉर्चर लॉ की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार के किसी भी यदि केस देखने को मिलता है तो उसमें ये एक प्रकार का लीगल फ्रेमवर्क देगा। ये जो एंटी टॉर्चर लॉ है उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क देगा जिसमें इस प्रकार की किसी भी मतलब एक्टिविटी को कंट्रोल और उसको रिफॉर्म किया जा सकता है अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी पाई जाती है तो ये रहे इस आर्टिकल का सार और इस आर्टिकल की समस्त जो भी टॉपिक्स थे उनकी चर्चा हमने आज आपके सामने की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली हमारे फ्रंट पेज से लिया गया है और इस फ्रंट पेज में आप देख पा रहे होंगे कि यार हिनोज जो काजीरंगा में मतलब कि असम में जो एक नेशनल पार्क है काजीरंगा, उसमें बाढ़ आने के कारण बड़ी अनेक प्रकार की मतलब कि वहाँ के जो जीवन है, वहाँ लाइवलीहुड है, वो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं समझना है। इसमें बात बस यही कह जा रही कि यही आप सभी को पता होगा कि असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और असम में बाढ़ जो आई है, तो असम में बाढ़ आने के कारण इस पार्क में भी उस बाढ़ का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो जिससे इस पार्क के बहुत सारे एनिमल्स पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है और वो भी कई फॉर्म में पड़ रहा है। उनकी लाइवलीहुड जो है वो इफेक्टेड हो रही है, फूड सिस्टम उनका इम्पैक्टेड हो रहा है और इससे जो आरहिनो हैं वो भी ऑलरेडी प्रभावित हो रहे हैं। तो बेसिकली आरहिनो की चर्चा इस आर्टिकल में और अनेक एनिमल्स की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो और इसको मतलब सर्विस जो है आरहिनो को सर्वाइव करने के लिए जो फूड का सिस्टम होता है वो भी आर्टिफिशियल फॉर्म में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे वो अपना मतलब कि मेंटेनेंस जो डाइट है उसको पा सकें, उसको तैयार कर सकें। जैसे स्टीयर मतलब होता है हिलना, मतलब कोई व्यवस्था जो है काजीरंगा की जो डाइट है वो इन एनिमल्स की क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्लड। यानी कि अगर बात करें फूड भी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो इनको सर्विस करने के लिए अगर बात करें बाढ़ आ गई तो उस काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे हाईवे है, तो हाईवे पर ही सभी जानवर क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। मतलब कि सर्विस रोड पर ही इस प्रकार की जो भी सिस्टम इस प्रकार की जो सर्विस है उनको रोड पर ही सभी सिस्टम को प्रोवाइड कराया जा रहा है उन सभी जानवर्स को। और हम ज़्यादा दूर तक हम जानते हैं कि जो आरहिनोज होते हैं, बात अगर आरहिनोज करें तो वो ज़्यादा दूर तक देख भी नहीं सकते क्योंकि उनकी जो देखने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होती। तो इससे भी कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है जो कि इस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। और यदि कहें कि इससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें थी वो ही बातों का डिस्कशन है इस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली हमको ये समझना है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, वो है हमारा असम में। और असम में देखिए आप लोग इस आर्टिकल से क्या तैयार कर सकते हैं, पहली बात आप ये समझिए। तो इस आर्टिकल से आपको तैयार जो करना है वो उन पॉइंट्स को हम बताते हैं। पहली बात
काजीरंगा में स्पेसीज के बारे में आप पता करिए कम से कम कि कितने स्पेसीज या कितने प्रकार के जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं। उनमें बर्ड्स होते हैं और बहुत बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनमें कुछ का नाम जो ऑलरेडी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तैयार करने के लिए उन पे चर्चाएँ होती रहती हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ फैक्ट तैयार करिए, उसके बाद कुछ जानवरों के नाम तैयार करिए, उसके बाद उससे जुड़े कुछ कंटेंट जो कि हमारे एग्ज़ाम के अप्रोच में पिछले साल के पेपर्स को आप उससे रिलेवेंट करें, उससे संबंधित करें और उनको कनेक्ट करके देखें कि क्या आर्टिकल यहाँ से पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के आर्टिकल पूछे जा सकते। इन सभी चर्चाओं को आप तैयार करके इस आर्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये हर साल जब भी बारिश होती है तो ये मैटर अपने आप में हाईलाइट होता है, ये मैटर अपने आप में बार बार चर्चा का विषय बना रहता है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की हमारे द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को, जो आज ही के हमारे न्यूज़ पेपर से लिए गए हैं, जिनको आप सभी लिखेंगे और लिख कर अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे, जिससे आपकी लेखन शैली में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है द हिंदू बेस्ड, वो है आज ही के हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि दिखा था गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एंटी टॉर्चर लॉ। तो आप इसको 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। क्या एंटी टॉर्चर लॉ के बारे में आप कम से कम 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे, ये आपका आज का क्वेश्चन है। अगर इसको आप लिखते हैं तो आप समझेंगे कि आपके अंदर बेहतरीन इंप्रूवमेंट हो रहा है। और हर क्वेश्चन को हर एक बड़ी शुरुआत एक छोटे कदम के साथ होती है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि अब कम हम लोग पढ़ रहे हैं, कम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। अभी हम आप सभी के अंदर एक हैबिट डेवलप कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो हैबिट अगर जल्द ही आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देगी। तो आज का हमारा जो आर्टिकल जो भी हमने पढ़ा, वहाँ से हमारा क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एंटी टॉर्चर लॉ। तो ये कहने का मतलब एक बर्निंग इश्यूज भी है और बर्निंग टॉपिक्स है, तो इसको आप कम से कम 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे और इसको तैयार भी करेंगे। इसकी सभी की पॉइंट्स को भी समझते हुए आप इसको लिखेंगे तो आपकी लेखन शैली भी क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये रहे आज के हमारे द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्रमुख आर्टिकल और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उनसे जुड़े एनालिसिस और कुछ प्रमुख क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन फिर सेम टाइम सेम चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।